शराब, जिसे अंग्रेजी में लिकर कहते हैं, यह लैटिन शब्द लिक्विफाई से बना है, जिसका मतलब होता है किसी ठोस को द्रव बनाना या ठोस से द्रव बनाना। यूं तो शराब के ऊपर कई लेख, कविताएं लिखी गई हैं और लिखी जाती रहती हैं। समय समय पर अलग अलग देशों, राज्यों की सरकारें इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिशें भी करती रही हैं। शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। बावजूद इसके पौराणिक काल से लेकर आज तक कभी सुरा तो कभी मदिरा, कभी विस्की तो कभी रम के रूप में यह हमेशा अस्तित्व में रही है और शराबबंदी की तमाम कोशिशें एक तय समय के बाद हाथ झाड़कर नमस्ते कहकर चलता हो लेती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के 17 धार्मिक इलाकों को चिन्हित करते हुए राज्य में आंशिक शराबबंदी की शुरुआत की है, जिसके बाद शराबबंदी एक बार फिर से चर्चा में है और इसी मौके पर हम आपको शराबबंदी के फायदे और नुकसान दोनों से रूबरू कराएंगे। मौजूदा वक्त में देश के गुजरात, बिहार और नागालैंड में शराबबंदी है। पहले मिजोरम में भी थी, लेकिन बाद में 2019 में बनाए इस कानून को ढील के साथ 2022 में हटा लिया गया और स्थानीय स्तर पर अंगूरों से बनी शराब को हरी झंडी दे दी गई। इतिहास पर एक नजर डालें तो पंजाब में 1996 में लागू की गई शराबबंदी 1997 में समाप्त कर दी गई। कर्नाटक में 1948 में जिलेवार शराबबंदी थी, जिसे 1965 में हटा लिया गया। केरल में 1950 से 1967 तक बैन रहा, फिर शराब को हरी झंडी मिल गई। आंध्र प्रदेश में 1937 से 1968 तक शराबबंदी रही, दोबारा 1994 से 1997 तक रही, फिर शराब पर कभी बैन नहीं लगा। वहीं मणिपुर में तकरीबन 30 साल तक शराबबंदी रही, फिर 2023 में दोबारा शराब की बिक्री शुरू हुई। इन सबसे अलग गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जो शराबबंदी के मामले में अपने फैसले पर अभी तक अटल है। सरकार क्यों करती है शराबबंदी? एक्सपर्ट की माने तो सरकार के पास सिर्फ दो ही कारण होते हैं किसी भी चीज को बंद करने के। पहला, लोगों की मदद और दूसरा, अपने या किसी वर्ग विशेष के फायदे के लिए। पहले कारण के हिसाब से जब किसी चीज जैसे कि शराब, जिसकी वजह से कुछ खराब हो रहा हो, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा हो, अपराध बढ़ रहे हो, समाज में अशांति पैदा हो रही हो या दूसरे और कारण पनप रहे हो, तो सरकार इस तरीके के फैसले लेती है या उन चीजों के दाम बढ़ा देती है। इस कारण में सरकार का उद्देश्य जन कल्याण ही होता है। दूसरे कारण के हिसाब से या तो सरकार का सीधा सीधा फायदा हो रहा हो या फिर कम्युनिटी या फिर किसी उद्योग को मुनाफा हो रहा हो। जैसे उत्तम गुणवत्ता वाली अंग्रेजी शराब की कंपनियां देशी शराब पर यह कहते हुए बैन लगाने की मांग करने लगे कि उनकी क्वालिटी खराब है। यह सरकार खुद ही अपने वोटर्स को रिझाने के लिए शराबबंदी कर दे, क्योंकि ग्रामीण भारत में शराब को ही कई फसादों की इकलौती जड़ समझा जाता है, जैसा कि बिहार में हुआ था। कुल मिलाकर राजनीतिक या आर्थिक लाभ को महत्व देते हुए बंद किया गया हो। साल 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में ल्यूपन रहमान के द्वारा एक थीसिस छापी गई थी, जिसे अ माइक्रो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ एल्कोहल प्रोहिबिशन इन इंडिया का नाम दिया गया था। इस थीसिस में भारत में आजादी से लेकर 2001 तक शराबबंदी के फैसलों का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि सरकारों ने शराबबंदी के फैसले जन कल्याण से ज्यादा वोटर्स को प्रभावित करने या फिर किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए किए। नेताओं ने समय दर समय इसे महिला वोटर्स को आकर्षित करने के एक पैंतरे की तरह इस्तेमाल किया। इसके अलावा कुछ राज्यों ने शराबबंदी इसलिए की ताकि वे केंद्र सरकार से ज्यादा पैसे ऐंठ सके। मतलब एक तीर से तीन निशान। पहला, वोटर्स का भरोसा, दूसरा, केंद्र से पैसे खींचना और तीसरा, लोगों की नजर में खुद को जन कल्याणकारी दिखाना। इस थीसिस के मुताबिक शराबबंदी विकल्प अच्छा था, लेकिन सबसे बेहतर नहीं, क्योंकि जहां पर भी शराबबंदी की जाती या शराब पर मोटा टैक्स लगाया जाता, वहां नकली शराब का उत्पादन, बिक्री और खपत तो बढ़े ही, साथ ही दूरस्थ इलाकों में लोगों ने घर घर शराब बनाकर देशी शराब को किसी लाइसेंस के बिना बेचा भी, जिसमें ताड़ी सबसे ज्यादा खपत में आई, क्योंकि इसे बनाना देशी शराब बनाने से भी ज्यादा आसान था। लेकिन जिन राज्यों में देशी शराब प्रतिबंधित थी, वहां पर बियर और भारत निर्मित अंग्रेजी शराब की डिमांड 13% तक का उछाल लेकर सामने आई। इसके अलावा शराबबंदी या शराब पर अधिक टैक्स ने दूसरी दुर्घटनाओं को भी जन्म दिया। जैसे बिहार में समय समय पर नकली या जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की खबरें आती रहती हैं।
या फिर शराब की कालाबाजारी की घटनाएं भी सामने आती रहीं जब स्टेट पुलिस ने दूसरे राज्य से लाई जा रही शराब को बल्क में पकड़ा। इस घटना ने शराब की कालाबाजारी का एक क्रिमिनल, प्रशासनिक और राजनीतिक नेक्सस को भी जन्म दिया, जिसमें सिंडिकेट के रूप में इन तीनों वर्गों के लोग मिलकर शराब की कालाबाजारी में जुट गए। इसके अलावा एक और इफेक्ट देखने को मिला कि सिगरेट और बीड़ी की बिक्री भी बढ़ गई, जिसने मुंह के कैंसर के मरीज एकाएक बढ़ा दिए। वहीं जो पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए वो ये कि लोगों ने अच्छा खाना खाना और अच्छी डाइट की शुरुआत। जिन राज्यों में शराब बंदी की गई थी उनमें शराब की खपत में 22% तक की कमी आई। अब ऐसा हो कि शराब बंदी से सिर्फ अच्छे नतीजे आए हों, ऐसा भी नहीं है। इससे कई समस्याएं भी खड़ी हुई। ताजा उदाहरण के लिए हम बिहार के डाटा को छानते हैं, जिसमें द लेसेंट नाम के एक जर्नल में मई 2024 में छपी रिपोर्ट में बिहार की तुलना उससे बॉर्डर साझा करने वाले राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी से की गई, जिसमें 3 पैमानों पर फोकस किया गया। पहला, शराब पीने में कितनी कमी आई। दूसरा, स्वास्थ्य पर क्या असर रहा। तीसरा, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अपराध। रिपोर्ट में पाया गया कि 2016 तक बिहार में 15% पुरुष हफ्ते में कम से कम एक बार शराब का सेवन करते थे, लेकिन लगातार शराबबंदी से 2019 में ये आंकड़ा 7.5% ही रह गया, जबकि उसके पड़ोसी राज्यों में शराबियों की संख्या 10 की 10 बनी रही। स्वास्थ्य के पैमाने पर पाया गया कि मोटापे के मामले सिर्फ 2.5% बढ़े, जबकि दूसरे राज्यों में ये स्पीड 7% तक रही। शराबबंदी ने बिहार में 18 लाख संभावित मोटापे के मामले नहीं होने दिए। इसके अलावा हाई बीपी के मामले ना के बराबर बढ़े, जबकि पड़ोसी राज्यों में इन बीमारियों ने नए रिकॉर्ड बनाए। शराबबंदी का सबसे बड़ा असर महिलाओं के साथ हिंसा के पैमाने पर हुआ, जिसमें इमोशनल वायलेंस के मामले 17% और सेक्सुअल वायलेंस के मामले 43% तक कम हुए। लेकिन बिहार के जो जिले राज्यों या फिर नेपाल से सीमा साझा करते हैं वहां ये असर कम है, क्योंकि वहां स्मगलिंग आसानी से हो जाती है, जिसके मामले लगभग हर महीने सामने आ रहे हैं। शराबबंदी से सरकार को भी घाटा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 के वित्तीय वर्ष में बिहार को शराब से 4,000 करोड़ की कमाई हुई थी। वहीं पिछले 7 साल में बिहार को 40,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक नागालैंड राज्य को भी शराबबंदी से हर साल तकरीबन 300 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये वो सभी पैमाने और आंकड़े थे जो शराबबंदी से सीधे जुड़े हैं। इनको देखने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या आपके राज्य में भी शराबबंदी होनी चाहिए, या शराबबंदी है तो उसे जारी रखना चाहिए, या फिर शराब की बिक्री शुरू होना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं।